टैक्स से जुड़ी हर उलझनों को दूर करने के लिए लेकर हम हाजिर हैं आपका पसंदीदा शो टैक्स गुरु, जहां हम नियमों के दायरे में रहकर टैक्स बचाने के बेहतरीन तरीके आपको बताते हैं। नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण रॉय और आज हमारे साथ होंगे जाने माने टैक्स एक्सपर्ट शरद कोहली साहब। सर, आपका स्वागत है हमारे शो में। और कोहली साहब ने कई सारे रिसर्च करके लाए हैं टैक्स पेयर्स के लिए बेहद काम की बातें। तो अगले आधे घंटे तक कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि हम आपको बताएंगे कि आखिर अब फटाफट मिलेगा रिफंड और रिटर्न प्रोसेसिंग भी होगी बहुत जल्दी। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने किया बड़ा बदलाव। अगर विरासत में आपको मिला है सोना या प्रॉपर्टी तो क्या देना होगा टैक्स, और साथ में भी बताएंगे कि अगर आपने स्टॉक ट्रेडिंग से होने वाली आमदनी को बिजनेस इनकम की बजाय गलती से कैपिटल गेन्स कैटेगरी में रिटर्न फाइल कर दिया तो अब कोई रास्ता बचा है क्या। ऐसे ही कई सारे मुद्दों पे बातचीत करेंगे अपने शो में, लेकिन सबसे पहले बात करें रिफंड की, रिटर्न की, क्योंकि कई लोगों के मैसेज आज भी आते हैं एक्स पे कमेंट में या फिर कई बार मैसेज में कि हमारा रिफंड बड़ा लेट हो गया जी, रिफंड नहीं आया है। कई लोग कहते हैं ITR प्रोसेस होने में टाइम लग रहा है। हालांकि बहुत चीज़ें स्ट्रीमलाइन हुई हैं, लेकिन अब ये सारी जो शिकायतें आ रही थी, इक्की दुक्की शिकायतें, वो भी शायद अब दूर हो जाए, क्योंकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का जो नोडल डिपार्टमेंट जिसको CBDT कहते हैं, उसने पूरी प्रक्रिया में एक बड़ा बदलाव किया है। और ये बदलाव आप पर काफ़ी ज़्यादा असर पड़ने वाला है, आपके रिफंड पे, आपके इनकम टैक्स रिटर्न की प्रोसेसिंग पे। कैसे असर पड़ेगा, कोहली साहब समझाएं। कोहली साहब, क्या है बदलाव? जी हाँ, पर्दे के पीछे की बात है। हम लोग जनरली कुछ अमेंडमेंट्स पर्दे के पीछे की बात भी समझ देख लेते हैं। बिल्कुल, मतलब कुछ ऐसी अमेंडमेंट्स होती है, ज़्यादातर तो ऐसी होती है जो हम पर्दे के सामने कोई सेक्शन में चेंज हुआ, कोई रूल में चेंज हुआ, वो सबको दिखाई देता है। ये पर्दे के पीछे की है, क्योंकि CPC हम जानते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग सेंटर, ये बेंगलुरु में है। यहीं पर आपकी रिटर्न्स प्रोसेस की जाती है, पूरे देश की रिटर्न्स यही प्रोसेस होती है। तो अभी तक जो प्रोसेस था लक्ष्मण, वो ये कहता था कि जब आप रिटर्न फाइल करते थे CPC प्रोसेस करता था, पर क्योंकि जिस रीजन से आप आते हैं, जिस शहर से आप आते हैं, वहाँ के भी अफसरान होते हैं, तो दो सोर्सेस काम करते थे। एक वो ऑफिसर जो होता था वो उसको करता था प्रोसेस, या उसकी चेकिंग वेरिफिकेशन करता था, और CPC उसको प्रोसेस करता था। तो इस वजह से रिटर्न की प्रोसेसिंग और रिफंड्स में लक्ष्मण देरी हो जाती थी कई बार। वैसे देरी तो नहीं, पहले के मुकाबले तो जैसे आपने कहा बहुत तेज हो गया है, पर निरंतर प्रयास है CBDT का कि इस प्रोसेस को और ज़्यादा तेज़ बनाया जाए। तो उसमें भारी बदलाव, जो पर्दे के पीछे की मैं बात कर रहा था, वो किया गया है। वो बदलाव ये कहता है कि अब CPC बेंगलुरु को ज़्यादा पावर दे दी गई है। और CPC बेंगलुरु, आपको पता होगा, एक प्राइवेट IT कंपनी उसके कोलैबोरेशन में चलाती है। हालांकि वहाँ AO CPC भी बैठता है, असेसिंग ऑफिसर CPC। तो अब कौन कौन सी चीज़ें हैं जो CPC में करी जाएंगी, जो कि ऑफिसर की रेटिफिकेशन की, वेरिफिकेशन की शायद जरूरत ना पड़े। सेक्शन 156 का डिमांड नोटिस वो भी इशू कर सकता है। टैक्स क्रेडिट में अगर मिसमैच है, ज्यादातर देरी होती थी टैक्स क्रेडिट में मिसमैच का मतलब आपका कुछ और दिखा रहा है, उनका कुछ और दिखा रहा है। अच्छा, रिफंड से रिलेटेड जो मैचिंग करनी होती है उससे रिलेटेड, और एडवांस टैक्स से रिलेटेड, TDS से रिलेटेड, ये सारी चीजें अब CPC बैंगलोर अपने एंड पर कर पाएगा। एक और बदलाव किया गया है, एक सेक्शन होता है लक्ष्मण। नहीं, पहले इसको समझाइए जरा। ये जो अपने एंड पे CPC कर पाएगा, हमारे सर्कल ऑफिसर के वेरिफिकेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो हमारे ऊपर उसका असर क्या पड़ेगा? वो तो तकनीकी चीजें हैं कि नहीं? असर ये पड़ेगा कि जो 2 जगह से वेरिफिकेशन होता था, या मैं यूं कहूं कि एक लेयर और होता था, एक लेयर उसमें से हट गया, तो प्रोसेसिंग जल्दी हो पाएगी। मेरा ऐसा अनुमान है लक्ष्मण, हालांकि ये समय बताएगा। मुझे लगता है कि अब आपकी रिटर्न प्रोसेसिंग और रिफंड में आधा समय लगेगा। अच्छा, आधा समय लगेगा? आधे समय, ऐसा मेरा अनुमान है कि आधा समय लगेगा, क्योंकि वो जो काम दूसरे अफसर दूसरे लोकेशन पे उसको ऑनलाइन करते थे, वो अब यहीं पर हो पाएगा। और मैं जो आपको बताने जा रहा था लक्ष्मण कि 244A होता है, जिसके अंतर्गत रिफंड पे आपको इंटरेस्ट मिलता है, वो भी अब कैलकुलेशन सारी CPC बैंगलोर में हो पाएंगी। तो रिटर्न की प्रोसेसिंग, टैक्स क्रेडिट का मिसमैच, एडवांस टैक्स से रिलेटेड प्रॉब्लम्स, TDS से रिलेटेड प्रॉब्लम, यही नहीं, कोई आपने कंपटीशन में भी दिक्कत है, वो भी वहीं सुलझा ली जाएगी। तो मुझे लगता है ये बहुत बड़ा बदलाव है। हालांकि पर्दे के पीछे का है, टैक्स पेयर्स को सीधा ना दिखाई देता है, ना उनसे सीधा सरोकार तो रखता है, क्योंकि जल्दी हो जाएगा। मुझे लगता है बहुत बड़ा बदलाव है, और इसकी वजह से आपको एफिशिएंसी और आती दिखेगी रिटर्न की प्रोसेस। हालांकि आप कह रहे हैं सीधा सरोकार नहीं है, लेकिन मेरा मानना है कि उन लोगों को उससे पूछिए जाकर के जिनके रिफंड में देरी होती है, जिनकी प्रोसेसिंग में देरी होती है। मेरा मतलब सीधा सरोकार से ये था कि पर्दे के सामने दिखने वाला नहीं, पर्दे के सामने। लेकिन कई बार ये पर्दे के पीछे वाली चीजें बड़ी पेनफुल होती हैं अगर स्मूथ नहीं होती है, तो इसको ठीक करने की कोशिश यहाँ पे की जा रही है। तो ये एक बड़ा बदलाव, उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में शायद
ITR फाइलिंग का मामला हो या बिल्कुल, फिर आपको रिफंड का देखने को मामला हो, उसका सारा प्रोसेस काफ़ी आसान होता हुआ दिखेगा। बहुत ही बड़ा बदलाव और टैक्स पेयर्स के लिए बड़े काम की बात आपने बताई। ऐसा करते हैं, हम शुरू करते हैं सवाल जवाब का सिलसिला। चलते हैं फरीदाबाद, जहाँ से संजय जैन साहब हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। संजय जैन साहब, नमस्कार। नमस्कार जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। एक बहुत बढ़िया प्रोग्राम आप रन कर रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हौसला बढ़ाने के लिए। बताएं क्या सवाल है आपके पास। सर, मैं ट्रेडर हूँ, शेयर्स के मार्केट में काम करता हूँ, बहुत सालों से कर रहा हूँ। और फुल टाइम ट्रेडिंग करते हैं आप? हाँ, फुल टाइम ट्रेडर। अच्छा, वाह। तो मतलब मैं सीएनबीसी आवाज देखते हैं, कैसा लगता है आपको? डे ट्रेड नहीं करता हूँ, बट स्विंग ट्रेडिंग जैसे बोलते हैं, हाँ, वो करता हूँ। तो सीएनबीसी आवाज देखते रहते हैं मई में ट्रेडिंग मेरे करने के लिए? रिटर्न सीए से बात भी की थी कि इस बार मेरा रिटर्न जो है वो बिजनेस के फॉर्म में डालना था। अच्छा, बट कुछ टेक्निकल ग्लिचेस और गवर्नमेंट के फॉर्म्स लेट आए या कुछ भी कारण रहा, जिसके कारण उसने नॉर्मल सिस्टम में ही डाल दिया मेरा रिटर्न। ओ। तो मैं चाहता हूं कि इसको मैं रिवाइज करके बिजनेस मॉडल में फाइल करूं। उसके लिए क्या ऑप्शंस है मेरे पास में? बिल्कुल, बहुत ही दिलचस्प सवाल आपका है। दरअसल दर्शकों को बता दूं कि अगर आप शेयर ट्रेडिंग करते हैं तो उससे जो आमदनी होती है उस पर जो ITR फाइल करते हैं, आपके पास दो विकल्प होता है। एक विकल्प होता है कैपिटल गेन्स टैक्स के तहत फाइल करें या फिर बिजनेस इनकम के तहत फाइल करें। दोनों विकल्प किन किन हालात में आप चुन सकते हैं, इस पर भी मैं सवाल पूछेंगे कोहली साहब से। लेकिन पहले इनकी समस्या को सुलझाते हैं। जो संजय जैन साहब की समस्या है, गलती से इन्होंने बिजनेस इनकम के बजाय कैपिटल गेन्स में फाइल कर दिया रिटर्न। जी हाँ, जैन साहब, आप कर दिया है, पर अभी आप रिटर्न रिवाइज कर सकते हैं। अच्छा, रिवाइज में इसको चेंज करने का प्रोविजन होता है? हाँ, बिल्कुल, आप इसको रिवाइज कर सकते हैं। रिवाइज करके आपको बिजनेस एंड प्रोफेशन में अगर आप डाल रहे हैं, आपको पता होगा कि आपको अपने शेयर्स को स्टॉक इन ट्रेड डिक्लेयर करना पड़ेगा। यानी कि आप, जो आपने बताया, आप स्विंग ट्रेडिंग करते हैं, जो भी शेयर्स आप होल्ड कर रहे हैं, और अगर मान लीजिए आप डेरिवेटिव्स में भी करते हैं, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में भी करते हैं, उसमें तो ऐसे ही बिजनेस इनकम में जाता है। पर क्योंकि आप स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं, मैं उसी पे सीमित रहना चाहूंगा। तो उसको स्टॉक इन ट्रेड डिक्लेयर करिए। अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स आपको मेंटेन करनी होती है। आपको पता है, जब आप बिजनेस प्रोफेशन, आप मॉडल कह रहे हैं उसको, हम लोग उसको इनकम सोर्स बोलते हैं। अभी आपके सीए साहब जो आप बता रहे हैं, उन्होंने शायद लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, जो अभी लक्ष्मण बता रहे थे, उसमें लिया है। अब ये इनकम फॉर बिजनेस एंड प्रोफेशन में आ जाएगा, जो एक दूसरा सोर्स है। आपको बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करनी पड़ेगी। शायद आप ये भी इस बात को जानते हैं, क्योंकि आपने कहा कि गलती से हुआ है, तो खर्चे जो कि इस ट्रेडिंग से रिलेटेड सीधा सीधा संबंध रखते हैं, उन खर्चों को भी संजय जी आप क्लेम कर सकते हैं। और बाकायदा प्रॉफिट तो जल्दी से करिए। 31 दिसंबर तक का समय है रिटर्न रिवाइज करने का लक्ष्मण, तो समय इनके पास कम है। आप करके रिवाइज करके, और रिवाइज करके आप उसको बिजनेस एंड प्रोफेशन में लाके अपना प्रॉफिट डिक्लेयर करें। यही नहीं लक्ष्मण, 12 लाख रुपए तक की जो सेक्शन 87A की रिबेट है, वो भी अब संजय जी ले पाएंगे। अच्छा, ये 12 लाख रुपए रिबेट बिजनेस इनकम में ले सकते हैं? हाँ, ये तो किसी भी इनके सिवाय कैपिटल गेन्स के आप बाकी सारी इनकम में इसको ले सकते हैं। अच्छा, तो वो उनको वहां भी नुकसान हो जाएगा अगर नहीं हाँ, कैपिटल गेन्स में अब मुझे नहीं पता इनका कितना क्वांटम है, कितना प्रॉफिट है, कितनी टर्नओवर है। मैं तो उनको वैसे बता रहा हूँ, 12 लाख तक की जो रिबेट है वो इसको अवेल कर सकते हैं, अगर ये उस सीमा में आते हैं या जो भी है। पर आप रिवाइज करिए, देर मत करिए। 31 दिसंबर तक का आपके पास 31 दिसंबर तक का समय है। अच्छा, 31 दिसंबर जब बात करते हैं तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, पिछले दिनों रिटर्न की तारीख की बढ़ाई गई थी, 31 दिसंबर वाले में कोई फेरबदल की गुंजाइश बनती है क्या? क्योंकि रिटर्न की तारीख बढ़ाई गई थी, तो लक्ष्मण आपने बड़ी काम की बात पूछी है। तो वो जो विंडो होती है रिटर्न रिवाइज करने की, वो विंडो छोटी हो गई है। अभी तक तो कुछ इसको बढ़ाने का नहीं है। अभी तक तो हम यही सबको सलाह देंगे कि आप 31 दिसंबर को ही मानकर चलें, और अगर बढ़ेगा भी, मान लीजिए, वैसे तो मैं ऐसा कुछ बात नहीं करता, तो बिल्कुल आखिर में जाके ये राज खोला जाता है। अभी तक 31 दिसंबर मान के तो बढ़ने का इंतजार ना करें, 31 दिसंबर से पहले इसको रिवाइज कर लें। संजय जैन साहब, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? सर, मैं क्लैरिफिकेशन और चाहूंगा जी, कि जैसे हम ट्रेडिंग करते हैं जी, तो ट्रेडिंग बिजनेस शो करने के लिए क्या हमारे को कोई नया डीमैट अकाउंट और नया ट्रेडिंग अकाउंट खोलना पड़ेगा? वो संजय जी जब होता है, अगर आप कुछ लोग क्या करते हैं लक्ष्मण, हमने इसका पहले एक शो में जिक्र भी किया है, कुछ लोग क्या करते हैं कि दोनों करते हैं। कुछ हिस्सा वो कैपिटल गेन में मानते हैं, जिसमें वो लंबे वक्त के लिए रखते हैं। कुछ हिस्सा वो ट्रेडिंग करते हैं, जहां वह जल्दी जल्दी ट्रेड करते हैं। तो हमने, आपको याद होगा, एक शो में बात करी थी संजय जी, पता नहीं आपने वो शो देखा कि नहीं देखा। उसमें हमने कहा था कि दो डीमैट अकाउंट रखने चाहिए, एक लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के ट्रांजैक्शंस के लिए, एक ट्रेडिंग अकाउंट के लिए। पर आपका जो सवाल है, आपने कहा कि उसके लिए कोई अलग डीमैट, जी नहीं, डीमैट अकाउंट अलग नहीं होगा। अगर आपका एक ही है, आपको सिर्फ अपने जो होल्डिंग्स हैं वो स्टॉक इन ट्रेड में डिक्लेयर करने पड़ेंगे। और एक जरूरी बात संजय जी को बतानी लक्ष्मण, आपकी इजाजत से बहुत जरूरी है, वो ये है कि संजय जी, एक दफे आपने बिजनेस प्रोफेशन को चूज कर लिया
तो फिर वापस कैपिटल गेन में आने की गुंजाइश नहीं रहेगी। इस बात को ध्यान तो बड़ी बात रखिएगा आपने कि एक दफे अगर आप इधर आ रहे हैं तो ये बार बार स्विच करना अलाउड नहीं है। आपके बात का प्रश्न का सीधा जवाब, कोई डीमैट अकाउंट अलग की जरूरत नहीं है। आप उसको सिर्फ स्टॉक इन ट्रेड डिक्लेयर करके और बिजनेस एंड प्रोफेशन में प्रॉफिट कैलकुलेट करिए, बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करिए, अगर टैक्स ऑडिट की जरूरत है वो भी कराइए। चलिए, तो ये बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपके सारे उलझनों को दूर कर दिया। संजय जैन साहब खुश हैं? जी साहब, मेरा चलिए। मतलब ये है कि जो मेरा कंटिन्यू ट्रेडिंग सिस्टम है, ट्रेडिंग अकाउंट है, उसी को मैं कंटिन्यू कर सकता हूँ बिजनेस में। जी बिल्कुल बिल्कुल, उसी को कंटिन्यू कर सकते हो, उससे कोई दिक्कत है। एक सवाल मैं पूछ लूँ, इजाजत दे तो, कि संजय जैन साहब ने तो कहा कि ठीक है हम अपना बिजनेस दिखाना चाहते हैं, लेकिन कौन से शख्स अपने ट्रेडिंग इनकम को बिजनेस इनकम दिखा सकते हैं, कौन से इनकम कैपिटल गेन्स टैक्स में दिखा सकते हैं? इसकी कोई क्राइटेरिया है कि नहीं? आपको याद होगा हमने पिछले एक शो में इस बात को अलग से एक पूरा इंट्रो लेके कवर किया था। अगर आप जल्दी जल्दी ट्रेड करते हैं, आपका इंटेंशन ट्रेडिंग से प्रॉफिट कमाने का है और लंबे समय के लिए नहीं रखते हैं, आपका वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शंस ज्यादा है, तो बहुत सारे, एक मैंने आपको कहा था ना, जब कोई क्राइम होता है तो सर्कमस्टांशियल एविडेंस देखा जाता है। तो इसमें सर्कमस्टांशियल एविडेंस देखा जाता है कि आप जल्दी जल्दी करते हैं, आपका स्टॉक इन ट्रेड रखने की मर्जी, अब जैसे इन्होंने तो खुद ही कह दिया मैं स्विंग ट्रेडिंग करता हूं, तो वो आपकी मर्जी पर डिपेंड करेगा। पर जरूरी बात कि एक दफे जो आपने चूज किया, ये चित भी मेरी पट भी मेरी, वो नहीं चलेगा। एक बार चूज कर लिया तो वो आपको चूज कर लिया, उसी पे रहना पड़ेगा। चलिए, एक सवाल लेते हैं जयपुर से, जो संजय भाटिया साहब हैं। वो संजय जैन साहब थे, संजय भाटिया साहब हैं। भाटिया साहब नमस्कार। नमस्कार जी। बताएं क्या हाल है आपके? जी बढ़िया। बताएं, हमारे साथ शरद कोहली साहब बैठे हुए आपके सवालों का जवाब देने के लिए। बताइए कहाँ उलझन है? जी मेरे दो सवाल हैं। पहला सवाल ये है कि एफ&ओ इनकम पर एडवांस टैक्स के क्या रूल हैं, क्योंकि ये फिक्स नहीं है, कभी घाटा होता है कभी फायदा होता है। ठीक है, पहले इस सवाल का जवाब देते हैं, फिर दूसरे सवाल पे जाते हैं। जी हाँ बिल्कुल। संजय भाटिया साहब, F&O पर भी जो प्रॉफिट होता है, क्योंकि बिजनेस एंड प्रोफेशन में वो भी होता है, आपसे पहले भी एक संजय जी थे जिनसे हमने इस बारे में जिक्र किया, वो भी बिजनेस प्रोफेशन में जाता है। तो जो डेट्स हैं एडवांस टैक्स की, उन डेट्स को ध्यान रखें। 15 जून, 15 सितंबर, 15 दिसंबर, 15 मार्च, 15%, 45%, 75% और बाकी का बचा हुआ 15 मार्च को। तो ये रहता है। अब आपने पूछा कि F&O में प्रॉफिट का, तो जैसे जैसे संजय जी प्रॉफिट होता जा रहा है, अगर आपको लगता है 15 जून तक मेरा कोई प्रॉफिट नहीं हुआ, तो आप बेशक मत जमा कराइए। मान लीजिए लॉस हो रहा है, मत जमा कराइए। उसके बाद जैसे जैसे कैलेंडर पे डेट्स आती जाती हैं, उस डेट पे आप एक एस्टिमेटेड प्रॉफिट आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, जिससे कि आप एडवांस टैक्स को बड़े सटीक ढंग से जमा कर पाएं और उस परसेंटेज पर एडहियर कर पाएं जो कि आयकर में दिए। मैंने परसेंटेज बताई 15, 45, 75 और बाकी का। तो इस प्रॉफिट को अपने टोटल देखिए, एडवांस टैक्स तो लक्ष्मण वैसे ही एक एस्टिमेटेड बेसिस पे होता है। तो मैं आपकी बात से सहमत हूं कि कुछ पता नहीं होता कब क्या हो जाए, पर उस डेट को जो भी पोजीशन है उसको लेकर आपको संजय जी चलना पड़ेगा। तो वो जो परसेंटेज है, उस डेट को जो पोजीशन, उसके हिसाब से परसेंटेज तय करेंगे। जी जी। पर इसमें इनकी एक समस्या ये है कि F&O में क्या होता है, वैसे तो मैं इनको ये बताना चाहूंगा, सेबी का डेटा कहता है कि करीब 89-90% लोग इसमें पैसा गवाते हैं। भाटिया साहब संभल के करिए जो भी कर रहे हैं, मुझे उम्मीद है आप पूरी एहतियात बरत रहे हैं। पर अगर मान लीजिए कभी ऐसा हो जाता है कि एक डेट पर तो प्रॉफिट आ गया, अब जब अगली एडवांस टैक्स की डेट आई तब तक वो पता लगा पिछला प्रॉफिट भी धुल गया। तो अगर ऐसा हो रहा है तो हो रहा है, फिर आप रिफंड ले लीजिएगा। मान लीजिए टैक्स ज्यादा चला जाता है, पर हम क्यों ऐसा विश करें, हम तो कहेंगे कि इनका कम ही पड़ जाए और आगे इनको और ज्यादा जमा करना पड़े, भले ही कुछ ब्याज भी देना पड़ जाए, पर आप मुनाफे में जरूर रहें। मुनाफे में जरूर है। दूसरा सवाल क्या भाटिया साहब? जी मेरा दूसरा सवाल भी इक्विटी को लेकर है। ब्रोकर हमेशा ना फाइनेंशियल ईयर के एंड में दो फिगर देता है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के लिए, एक खर्चे के पहले का और एक खर्चे के बाद का। तो इनकम टैक्स के हिसाब से अपन दोनों में से कौन सा फिगर लेंगे? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, संजय जी, वो तो दोनों खुद ही अपनी अपनी अलग कैटेगरी हैं और दोनों पे जो टैक्स के रेट्स हैं वो अलग अलग हैं। आपने खर्चे से पहले का और खर्चे के बाद का, तो मुझे क्लियर नहीं हुआ आप क्या कहना चाह रहे हैं, पर जो मैं आपको क्लियर करता हूँ। देखिए, जैसे मैंने शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की बात करता हूँ, तो इसमें खर्चे होते हैं एसटीटी, ब्रोकरेज, तो दो फिगर मिलते हैं हमेशा, एक तो ब्रोकरेज एसटीटी निकाल के और एक बिना उसके, दोनों में से कौन सा फिगर लेना है? नहीं, आपको खर्चे के बाद का फिगर लेना है, आप जो आपका नेट आ रहा है, क्योंकि ये खर्चे डिडक्टेबल होते हैं, इसीलिए आपको ब्रोकर ये इसको अलग से बता देते हैं। अब ब्रोकर्स के जो सॉफ्टवेयर है ना संजय जी, उन्होंने सॉफ्टवेयर को ही टैक्स के अकॉर्डिंग लक्ष्मण बना दिया है। लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म भी अलग अलग करते हैं, जो खर्चे आप क्लेम कर सकते हैं वो खर्चे भी, तो आप खर्चे के बाद का फिगर संजय जी इसमें सेफली ले सकते हैं। ठीक है संजय जी, इस खर्चे के बाद का फिगर ले सकते हैं। दोनों सवालों का जवाब आपको मिल गया है। ऐसे कई सारे सवाल हमारे पास आ रहे हैं, लेकिन फिलहाल वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद लौटते हैं तो ऐसे सभी सवालों का जवाब देंगे, कहीं जाइएगा नहीं।
ब्रेक के बाद आपका फिर से आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं टैक्स गुरु और हमारे साथ हैं जाने माने टैक्स एक्सपर्ट शरद कोहली साहब। कोहली साहब, एक सवाल आया है अहमदाबाद से नयन शाह साहब का, जो कि हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। नयन शाह साहब नमस्कार। आईटीआर का रिटर्न अगर किसी की डेथ होने के बाद लीगल रिप्रेजेंटेटिव फाइल कर सकते हैं, ऐसा आपने अपने प्रोग्राम में गाइड किया ठीक था। है, समझ गए। तो वो कितने साल तक लीगल रिप्रेजेंटेटिव के रेफरेंस में रिटर्न फाइल कर सकते हैं? जी जी नयन जी, देखिए जो नियम ये कहता है कि जिस डेट को उस व्यक्ति का निधन हुआ है उस डेट से उस यानी कि फाइनेंशियल ईयर शुरू होने से लेके उस डेट तक, ध्यान दीजिएगा, वो तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव फाइल कर सकते हैं। उस डेट के बाद से जो इनकम होती है वो फिर लीगल एयर फाइल करता है, यानी कि उनके जो कानूनी जो उनके सक्सेसर उत्तराधिकारी वो फाइल करते हैं, तो इसलिए उत्तराधिकारी फाइल करते हैं। तो नयन जी, मैं क्लैरिफाई करना चाहूंगा कि फाइनेंशियल ईयर के शुरू से लेके निधन की डेट तक लीगल रिप्रेजेंटेटिव, और क्योंकि अब उसके बाद तो वो है नहीं दुनिया में, तो फिर उनके जो उत्तराधिकारी हैं जो भी लीगल एयर हैं वो बाकी का हिस्सा वो फाइल करते हैं। मान लिया किसी का देहांत हो गया 10 नवंबर को, तो 1 अप्रैल से लेके 10 नवंबर तक की जो भी उनकी आमदनी बनती है वो एलआर फाइल करते हैं, लीगल रिप्रेजेंटेटिव वो एलआर फाइल करेंगे, और 10 नवंबर के बाद उस प्रॉपर्टी पे जो भी आमदनी हो रही होगी वो उनके उत्तराधिकारी यानी उस प्रॉपर्टी के जो मालिक होंगे वो उसको फाइल करेंगे। लेकिन फाइल कब तक कर सकते हैं? या प्रॉपर्टी है या बिजनेस है, वो लीगल एयर जब तक फाइल कर सकते हैं जब तक वो जो प्रॉपर्टी है या वो जो एसेट है वो जब तक उत्तराधिकारी के अपने नाम पे नहीं आ जाता है। एक दफे वो नाम पे आ जाता है तब तो आप उसको उनके अपने नाम से फाइल होना शुरू हो जाएगा। नहीं, लेकिन आप कंफ्यूज कर दिए मुझे कि मरने के तुरंत बाद तो उत्तराधिकारी के नाम पे आएगा नहीं, टाइम लगता है। हाँ, तो उन्होंने मान लीजिए, मैं उदाहरण देता हूं, मान लीजिए फिक्स डिपॉजिट है बैंक की, और फिक्स डिपॉजिट उनके नाम है, उसमें आपने नॉमिनी का नाम लिखा हुआ है, तो नॉमिनी जो बाकी का पीरियड है वो नॉमिनी के नाम से जाएगा, पर जो निधन के डेट तक की वो है वो उनके नाम से लीगल उत्तराधिकारी के नाम से फाइल हो। ये नहीं। नयन शाह साहब, कोई कंफ्यूजन? सर जी, उसके साथ साथ एक प्रॉब्लम ये है कि जब फिक्स डिपॉजिट का इन मैच्योरिटी के पहले डेथ हो जाती है अकाउंट होल्डर की, जो फिक्स का ओनर है, तो उसके बाद समझो कि जब उसका नॉमिनी प्रीपेमेंट उसको करा देगा तो बैंक 1% के इंटरेस्ट पेनल्टी चार्ज कर देती है। जी जी जी, मैं समझ गया बात। अभी क्या होता है सर कि उसको वही फिक्स वो रिन्यू कराने वाला है, लेकिन ये इंसिडेंस की वजह से उसको इंटरेस्ट लॉस हो रहा है, तो 15G भी नहीं दे सकता है क्योंकि डिपॉजिटर एक्सपायर हो गया है, और उसका प्री पेमेंट करने पे जो इंटरेस्ट लॉस हो जाएगा, तो उसके लिए कोई रास्ता है? नहीं, वो सिर्फ नयन जी, जो अगर जॉइंट होल्डर है तो वो बैंक को, मान लीजिए 2 लोगों के नाम से है, एक व्यक्ति बदकिस्मती से दुनिया में नहीं रहे, तो जॉइंट होल्डर जाके बैंक को रिक्वेस्ट कर सकता है कि आप इसको मैच्योरिटी डेट तक चलने दीजिए, और फॉर्म 15 भी जमा करने की इजाजत दे दी जाती है। परंतु अगर सिंगल नाम से है नयन जी, तो फिर बैंक इसमें एतराज करते हैं, क्योंकि जिस व्यक्ति के नाम एफडी चल रही है वो स्वयं नहीं रहे, तो बैंक उसमें एफडी को कंटिन्यू करने में एतराज करते हैं। इसलिए बैंक कंटिन्यू करने में एतराज करते हैं, प्री मैच्योर उसको तोड़ने में फिर पेनल्टी लगाते हैं। हाँ, तो अब देखिए, अब निधन तो एक ऐसी बात है जो कि फिर नॉमिनी के नाम आ जाता है, नॉमिनी के नाम। हालांकि अच्छी बात है, आपने जो ये है प्रोविजन है वो आपने बताएं, लेकिन एक मानवता के नाते भाई निधन हो गया, प्री मैच्योर हमने ले रहे हैं तो नहीं करना चाहिए। मैं नयन जी को सलाह दूंगा, वो बैंक को जाके रिक्वेस्ट करें, अगर बैंक मान जाता है कि भाई इसको उस डेट तक कंटिन्यू कर दें और ब्याज का लॉस नहीं हो। पर मैं मानता हूं लक्ष्मण, जब व्यक्ति दुनिया से चला गया तो हम 1% का लॉस वगैरह क्या देखें, मुझे थोड़ा सा ये भी महसूस हो रहा है इस बात को। तो नयन जी, आपकी समस्या जेन्युइन है, पर इसका आप बैंक से जाके बात कर सकते हैं। ठीक है नयन जी, तो ये है, फिर भी कोई दिक्कत हो तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं दोबारा। एक छोटा सवाल जल्दी से ले लेते हैं सलील जी का, जो कि गोवा से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सलील साहब नमस्कार। नमस्कार सर, बताएं क्या उलझन आपकी? सर नमस्कार। नमस्कार सलील। हाँ, तो एक्चुअली मैं गोवा से बोल रहा हूँ, तो मैं ये सवाल पिताजी पिताजी पूछ रहा हूँ। मेरे पिताजी एक्चुअली आपके पीएम की आवाज का ये शो ऑलमोस्ट एवरी सैटरडे देखते हैं, तो थैंक यू वंस अगेन आप पीएम की आवाज के लिए कि टैक्स के बारे में बहुत अच्छा इंफॉर्मेशन मिलता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हौसला बढ़ाने के लिए। ये है कि मेरे दोनों पेरेंट्स, मतलब माताजी और पिताजी, बहुत सुपर सीनियर सिटीजन हैं, 81 ईयर्स ओल्ड, तो उन्होंने एक नेशनल सेविंग स्कीम अकाउंट ओपन किया था पोस्ट ऑफिस में 1988 में, जब ये स्कीम लॉन्च हुआ था। ओके,
तो अभी क्या ठीक है। हुआ था कि उस समय टैक्स बेनिफिट्स नहीं थे, मतलब विड्रॉल के टाइम पे टैक्स लग रहा था। हेलो, ठीक है, हाँ ठीक है, आवाज आ रही है। हाँ हाँ, तो उन्होंने विड्रॉ नहीं किया था। तो लास्ट ईयर अक्टूबर 24 से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने वो इंटरेस्ट पेबल जो था वो बंद किया था। इसलिए बाद में इस फाइनेंशियल ईयर मतलब अप्रैल 25 में उन्होंने जो अमाउंट डिपॉजिट किया था, डिपॉजिट 1992 तक किए थे, 88 में चालू किया था, 1992 तक डिपॉजिट किए थे और एवरी ईयर इंटरेस्ट एक्यूर हो रहा था। तो ये अमाउंट बाद में उन्होंने अप्रैल 25 में विड्रॉ किया। तो मदर के नाम से ऑलमोस्ट 13 लाख के आसपास और पिताजी के नाम पे आसपास। तो जस्ट जानना चाहता था सर कि ये जो अमाउंट अभी जो विड्रॉ किया है तो ये टैक्स लायबिलिटी इस साल आएगी क्या? ठीक है, बहुत अच्छा सवाल है कोहली साहब। जी हाँ सलील जी, आएगी टैक्स लायबिलिटी। एनएसएस प्राइमा फेसिया जैसे आपने कहा एग्जाम्प्ट नहीं है, उसका जो ब्याज है यानी कि प्रिंसिपल अमाउंट आप घटा दें, बाकी का ब्याज इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आईएफएस जो शेड्यूल कहते हैं उसमें आपको दिखाना पड़ेगा। ये टैक्सेबल है। एनएसएस स्कीम बंद हो चुकी है। एनएसएस स्कीम बंद हो चुकी है, तो ये इस पे आपको इस हिसाब से टैक्स की देनदारी बनती है। अब कोई कंफ्यूजन तो नहीं है सलील जी? चलिए, लगता है उनसे संपर्क टूट गया, लेकिन उनके सवालों का जवाब आपने बहुत संक्षिप्त में दे दिया। चलते चलते एक सवाल कई लोग पूछते हैं कि कई लोगों को माता पिता से विरासत में सोना मिला है, प्रॉपर्टी मिली है, जमीन मिला है, फ्लैट मिला है, तो उसका क्या करें? उस पर टैक्स की देनदारी बनती है क्या? उस पर टैक्स की देनदारी नहीं बनती है। नहीं बनती है। 56(2)(10 में आपको जितनी भी प्रॉपर्टी मिल रही है या कुछ भी मिल रहा है उस पर नहीं बनती है। बस आपको ध्यान ये रखना है कि जब आप उसको बेचेंगे उस समय जो कैपिटल गेन होगा वो कैपिटल गेन आपको देना पड़ेगा, परंतु जो उसकी कॉस्ट होगी वो कॉस्ट टू प्रीवियस ओनर यानी कि आपके जो एंसेस्टर्स की कॉस्ट थी वो मानी जाएगी। और अगर 1/4/2001 से पहले की ये प्रॉपर्टी है या कोई भी एसेट है तो उसकी वैल्यूएशन आपको 1/4/2001 को करानी पड़ेगी। रजिस्टर्ड वैल्यूअर से वैल्यूएशन करानी पड़ेगी। ये रजिस्टर्ड वैल्यूअर ज्वेलरी के भी होते हैं, प्रॉपर्टी के भी होते हैं, कोई और एसेट है उसके भी होते हैं। वो वैल्यूएशन कराइए, कागजात सारे अपने पास रखिए, क्योंकि ये जवाबदेही आपकी होगी कि आप ये इस कॉस्ट को किस आधार पर घटा रहे हैं। मतलब कि विरासत में मिली संपत्ति हमारे पास कब आई इससे मतलब नहीं होता है जी, सामने वाले ने खरीदा कब था उससे मतलब होता है। और जब आपने बेचा था, हाँ, तो जब आप बेचेंगे तब टैक्स आएगा, यानी कि बीच में टैक्स कुछ नहीं है। हाँ। पहले जो उन्होंने खरीदा था वो टैक्स के लिए काम की बात है, और जब आप इसको बेचेंगे तो टैक्स के लिए काम। मान लिया आपके पिताजी ने 20 लाख को कोई घर खरीदा और आप उस घर को विरासत में ले लिया और उसको बेच रहे हैं 60 लाख में, तो 20 लाख में जो खरीदा वहां से गिना जाएगा। और अगर 1/4/2001 से पहले का खरीदा है तो फिर 1/4/2001 को आपको वैल्यूएशन इसकी करानी पड़ेगी। वो आपके हक में है, क्योंकि उससे आपको फायदा होने वाला है। चलिए, तो अगर आपको विरासत में से कोई भी संपत्ति मिली है तो इस तरह से आप टैक्स का कैलकुलेशन कर सकते हैं, और टैक्स की देनदारी बनती है तो आपको देना पड़ेगा बेचने पर। जब तक आपके पास है तब तक आपको टैक्स की कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद कोहली साहब सभी सवालों का जवाब देने के लिए। तो टैक्स गुरु में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए CNBC आवाज। आपके पास कोई भी सवाल हो, चाहे इनकम टैक्स से जुड़ा हुआ या GST से, तो आप हमें लिख भेजिए tax@moneycontrol.com पे, और सवाल के साथ अपना नाम और मोबाइल नंबर लिखना ना भूलें। फिलहाल के लिए इजाजत। देखते रहिए CNBC आवाज। नमस्कार।